Let's start with a new essay, that is essay 260. Essay 260, communicating with the TCWG, those charged with governance. अब ये है ना, चार पार्ट में, पांच पार्ट में डिवाइडेड है। पांचवा पार्ट तो टाइम पास ही है। चार मेन पार्ट है, क्यों, क्यों, कौन, क्या और कब। चार पार्ट में डिवाइडेड है, तो क्यों। तो कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? सो इट इज फॉर द इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड द क्लाइंट। तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, बस टाइम पास है वो तो चलता है बोल देने का। फिर पहला पॉइंट, क्यों करते हैं? तो ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी के बीच में एक रिलेशनशिप बना रहे। सो ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी इन अंडरस्टैंडिंग द मैटर्स रिलेटेड टू द ऑडिट इन कंटेक्स्ट एंड इन डेवलपिंग कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब जो भी प्रॉपर वर्किंग रिलेशनशिप पर बना रहे, इसके लिए कम्युनिकेशन करना जरूरी है। फिर ऑडिटर को हेल्प मिलती है किस चीज में? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एनवायरमेंट एंड फॉर फाइंडिंग द सोर्सेज ऑफ एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, दैट इज एसए 500 एंड एसए 315। पहला ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी रिलेशनशिप, फिर ऑडिटर की हेल्प होती है। फिर तीसरा पॉइंट टीसीडब्ल्यूजी की हेल्प होती है। टीसीडब्ल्यूजी की क्या हेल्प होती है? आपने देखा था बिग बॉस वाला पॉइंट। बिग बॉस वाला पॉइंट में पिछले 265 में देखा था कि ओवरसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देखने के लिए टीसीडब्ल्यूजी को हेल्प होता है। तो क्या क्या पॉइंट था? पहले ऑडिट एंड टीसीडब्ल्यूजी को हेल्प होता है, फिर ऑडिटर को हेल्प होता है, और फिर टीसीडब्ल्यूजी को हेल्प होता है। पहले दोनों को, फिर एक ऑडिटर को, फिर टीसीडब्ल्यूजी को। खत्म बात। तो क्यों करना चाहिए? तो ये बात हो गई अपनी ऑडिट एंड टीसीडब्ल्यूजी के बीच में रिलेशनशिप। ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज एनवायरमेंट एंड सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस, और टीसीडब्ल्यूजी को हेल्प होती है किसमें? ओवरसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब कौन है, मतलब टीसीडब्ल्यूजी क्या है और मैनेजमेंट क्या है? तो पहले टीसीडब्ल्यूजी की डेफिनेशन। टीसीडब्ल्यूजी कौन है? अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड हैव अकाउंटेबिलिटी। सो the person or organization with responsibility of overseeing the strategic direction of the entity and obligations related to the accountability of the entity, मतलब strategic direction और जिसके पास accountability है वो टीसीडब्ल्यूजी है। मैनेजमेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके पास एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट है। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट हो गया। पहला क्यों हो गया, कौन हो गया, फिर क्या, क्या है मैटर्स, क्या कम्युनिकेट करना है। सो मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट क्या करना है? तो सिर्फ कम्युनिकेट करना है, सिर्फ कम्युनिकेट करना है, सिर्फ, सिर्फ क्या है? एसए स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट करना है। फिर सेकेंड, आई कम्युनिकेट करना है। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर कम्युनिकेट करना है, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर कम्युनिकेट करना है। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर कम्युनिकेट करना। फिर आर से ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करनी है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करनी है। और एफ से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करनी है। तो क्या कम्युनिकेट करना है? सिर्फ कम्युनिकेट करना है, सिर्फ कम्युनिकेट करना है, सिर्फ। एस से स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, आई से इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, आर से ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफ से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। तो क्या कम्युनिकेट करना है? सिर्फ, सिर्फ कम्युनिकेट करना है। अब सिर्फ में एक एक पॉइंट अंदर डिटेल में जाके देखते हैं। तो पहला स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। तो पहला कम्युनिकेट द ओवरव्यू ऑफ द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग। ओवरव्यू ये याद रखना क्योंकि ये एग्जाम्पल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिटर। सो पहला स्कोप एंड टाइमिंग, कम्युनिकेट ओवरव्यू ऑफ द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग। फिर इसमें ना चार पॉइंट देखने के। तो क्या क्या देखने के? एम्स देखने के, एम्स, एम्स, AIMS, एम्स देखने का, एम्स देखने का। स्कोप एंड टाइमिंग में एम्स देखने का। तो पहला, हाउ द ऑडिटर प्लान्स टू एड्रेस assess risk of material misstatement and the significant risk। significant risk को ऑडिटर कैसे प्लान करता है असेस करने का और एड्रेस करने का, एंड हाउ ही असेस एड्रेसेस द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। डन। फिर दो पॉइंट टाइम पास है, इंटरनल कंट्रोल और मटेरियलिटी। ऑडिटर कैसे प्लान करता है? सो हाउ द ऑडिटर इज, ऑडिटर्स अप्रोच टू इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर का अप्रोच कैसा है? ऑडिटर्स अप्रोच, अप्रोच और यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइड इजी है। सो क्या क्या देखना है स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में? चार चीजें, एम्स देखनी है, एम्स देखनी है। तो एम्स पहला, असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। ऑडिटर कैसे एड्रेस एंड प्लान करता है, प्लान्स टू एड्रेस द सेम। एंड अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल ऑफ ऑडिटर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी कैसे कैसे अप्लाई करना चाहता है। तो एम्स, एम्स देखने का स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में। खत्म। फिर आई से ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। अब ये फिर से एक एमसीक्यू वाला पॉइंट आ गया। ये जो भी पर्पल वाले ये एमसीक्यू है, लिस्टेड लिस्टेड एंटिटीज में इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिस्टेड एंटिटीज में इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट लगना ही चाहिए। तो इसमें क्या क्या बात करती है कि कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस जो भी आया है वो हमने देखे हैं प्रॉपरली, एंड उसके रिलेटेड रिलेटेड सेफगार्ड्स भी हमने प्रॉपरली देख लिए हैं। सो वही वही बात टाइम पास लिखी है कि लिस्टेड एंटिटीज, फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हुई है, एंड ऑल रिलेशनशिप एंड अदर मैटर्स बिटवीन द फर्म नेटवर्क एंड द एंटिटी दैट बेयर एन इंडिपेंडेंस एंड रिलेटेड सेफगार्ड्स टू इट। खत्म बात।
ऑडिटर इंडिपेंडेंस भी खत्म, तो सिर्फ में 2 पॉइंट होते, 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए, एस हो गया, आई हो गया। अब आते हैं हम आर पे। आर तो एकदम ही टुच्चू सा पॉइंट है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओपिनियन देना। एंड इसके ओपिनियन देना है तो इससे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी रिलीव नहीं हो जाते कि अपने वर्किंग में देखे ही नहीं, तो वही पॉइंट है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ये मस्त वाला आंसर है, ये एकदम इंपॉर्टेंट आंसर है। तो पहले तो क्या देखने की significant findings, qualitative aspects of entities accounting practices, that is accounting policies and accounting estimates। तो दो चीजें देखने की, qualitative aspects of entities accounting practices, that is accounting policies and accounting estimates, तो वो देख लो। फिर ये है examples of significant difficulties, examples of significant difficulties, examples of significant difficulties, ये थोड़ा मस्त, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज कब अराइज होती है? तो रूड बीजिए, रूड बीजिए, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज रूड बीजिए। डिफिकल्टीज क्यों आती है? क्योंकि बंदा रूड था, तो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सिग्निफिकेंट रूड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज कब आती है रिलेशनशिप में? जब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रूड हो जाता है, तो रूड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, रूड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। सो रूड बीजिए, रूड बीजिए, रूड। आर, आर से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, आर से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, आर से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, पापा मम्मी ना बोलते हैं। फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, मतलब जो पास्ट हिस्ट्री थी उस बंदे की वो पता नहीं थी। फिर सिग्निफिकेंट डिले टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मतलब जो बात कर रहे हो वो एक एक दो घंटे के बाद रिप्लाई देता है। फिर एक्सटेंसिव एफर्ट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये क्या है कि जब हम मिल रहे हैं, अब जब जब भी उसका मोबाइल चेक करने का बोला, तो वो बहुत घबराता है, वो देता नहीं है, वो बहुत, अपन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि भाई दे, मुझे मोबाइल देखना है तेरा। तो ये सब के एक्सटेंसिव एफर्ट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर बी से ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट ऑडिट, ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट ऑडिट, मतलब ड्यू डेट के 2 दिन पहले आया, ड्यू डेट के 2 दिन पहले आया और बोलता है कि ऑडिट कंप्लीट दे दे। ये क्या है कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो 2 दिन पहले बोलते हैं चलना मेरे साथ, क्योंकि उसको टाइम स्पेंड करना है। तो ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट ऑडिट। और जी, मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट फॉर गोइंग कंसर्न, मेक और एक्सटेंड गोइंग कंसर्न, मतलब शादी नहीं होने वाली। तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एकदम मस्त वाला पॉइंट है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज कब होती है? जब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रूड हो जाता है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रूड हो जाता है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज कब कम्युनिकेट करने की जरूरत हो जाती है? तो पहला, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, मतलब पापा मम्मी ना बोल रहा है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय मैनेजमेंट। फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, उसने पहले किसके साथ क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थी, उसका पहला क्या रिलेशनशिप था, वो कुछ अवेलेबल नहीं है। फिर थर्ड, सिग्निफिकेंट डिले टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मतलब जब बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे, तब बहुत डिले, 5-5 10-10 घंटे के बाद रिप्लाई देती है। फिर एक्सटेंसिव एफर्ट टू ऑब्टेन साइट, एक्सटेंसिव एफर्ट टू ऑब्टेन साइट, मतलब जब भी मोबाइल चेक कर रहा है तब वो हमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है कि भाई मुझे चेक करने को दे। फिर ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट ऑडिट, मतलब वैलेंटाइंस डे के 2 दिन पहले ही रिलेशनशिप में आई। फिर जी, मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट फॉर गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मतलब शादी नहीं होने वाली, तब सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आती है। एकदम इजी वाला पॉइंट है, एकदम मस्त वाला पॉइंट है, एक बार लिख भी लो जो भी है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज कब आती है? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज कब आती है? तो जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रूड होता है, रूड, रूड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, रेस्ट्रिक्शंस बाय सीनियर मैनेजमेंट, मतलब पेरेंट्स ना बोल रहे हैं। फिर फिर सेकंड पॉइंट है अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, मतलब उसका पास्ट पास्ट जो भी है वो पता नहीं है। फिर डी से डीले, मैसेज कर रहा है तब 5-5 6-6 घंटे बाद रिप्लाई करती है। फिर ई से आ जाता है एक्सटेंसिव एफर्ट, जब मोबाइल मांग रहा है तब दे नहीं रही है प्रॉपरली फटाफट। फिर ब्रीफ टाइम, वैलेंटाइंस डे के 2 दिन पहले ही रिलेशनशिप में आई। और गोइंग कंसर्न के शादी नहीं होने वाली है। सो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज रूड बीजी से आती है, रूड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की वजह से आती है। चलो नेक्स्ट। अब ये क्या है कि टीसीडब्ल्यूजी को जो कम्युनिकेशन किया है वो इज नॉट इक्वल टू द मैनेजमेंट, मतलब ये वो वाला पॉइंट है। सो अनलेस ऑल टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट मैनेजिंग एंटिटी, मतलब हर एक टीसीडब्ल्यूजी मैनेजिंग मैनेजमेंट में है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो भी टीसीडब्ल्यूजी को बोला गया है वो मैनेजमेंट को बोला गया है, बस वही पॉइंट है। फिर कुछ फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट चेंज हुआ तो वो ऐसे 210 में, और अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स कुछ हुआ तो उसको कम्युनिकेट कर दो। तो यही पॉइंट है। तो मेन तो यही एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज वाला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बट मस्त वाला हो गया ना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे होता है? 2 टाइप के होते हैं, रिटर्न और ओरल। रिटर्न कब करना है? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली और इंडिपेंडेंस है तब दोनों में रिटर्न, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन कब करनी है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है और इंडिपेंडेंस है तब। एंड ओरल कब? ओरल में कॉपी ऑफ मिनट्स अटैच कर देना। फिर फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या, मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए कौन से फैक्टर्स है? तो की ऑडिट मैटर में कुछ की ऑडिट मैटर में
कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, उस पर डिसीजन लिया गया वो, तो उसमें वो राइटिंग में ज्यादा सही होगा। फिर सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व, मतलब कोई भी क्वेरी आई थी वो रिजॉल्व हो गई तो उसको ओरली खत्म कर दो, बट अगर नहीं हुई तो उसको रिटर्न में रखो। फिर प्रीवियस कम्युनिकेशन ऑफ द मैटर, मतलब पहले कभी के इसी मैटर पे कभी कम्युनिकेशन हुआ। फिर साइज ऑफ द एंटिटी, लीगल रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ टीसीडब्ल्यूजी क्या है, या और लास्ट में सिग्निफिकेंट चेंज इन गवर्निंग बॉडी। ये थोड़ा है ना, चलता है, ऐसा कुछ है नहीं। अब कब कम्युनिकेट करना है, तो जब प्लानिंग कर रहे हैं तब अर्ली इन ऑडिट एंगेजमेंट, जितना जल्दी हो सकते है वो कर लो। फिर अगर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज मिली, जो अपन ने एग्जांपल देखा, तो एज सुन एज पॉसिबल देख लो, उसको कम्युनिकेट कर दो। फिर अगर की ऑडिट मैटर है तो डिस्कसिंग प्लान स्कोप एंड टाइमिंग के वक्त उसको बता दो। अगर इंडिपेंडेंस है तो थ्रेड्स जब अराइज होते हैं एज पर प्रोफेशनल जजमेंट, और जब उसके रिलेटेड सेफगार्ड्स डाले तुम, और जब कुछ फाइंडिंग्स होती है तब कंक्लूडिंग द डिस्कशन उसको कम्युनिकेट कर दो। कुछ भी फाइंडिंग्स मिली तो उसको कंक्लूड, जब डिस्कशन कंक्लूड हो तब बता दो। तो दिस वाज इट, ऐसे 260 कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी।